है कि गवर्नमेंट का वॉलेट यानी देश का खजाना एक्चुअली काम कैसे करता है। हाँ, ये एक जायंट सुपर कॉम्प्लेक्स बैंक अकाउंट जैसा है। बिल्कुल, जिससे पूरा देश चलता है। बट इसमें से पैसा निकलता कैसे और डालता कौन है। आज हम इसी वॉलेट के सीक्रेट कीपर बनेंगे। साउंड एक्साइटिंग? और हाँ, इन सीक्रेट्स को अनलॉक करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब बटन स्मैश करो, नोटिफिकेशन बेल को रिंगार्डिंग कर दो और अगर हमारा काम पसंद आए तो कमेंट में एक फायर इमोजी ड्रॉप करना। चलो लेट्स स्टार्ट दिस एडवेंचर। बिल्कुल। टुडे आवर मिशन इज टू बिकम मास्टर्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजटिंग। हम एक टाइम ट्रैवल जर्नी पर जा रहे हैं पिछले डेकेड के यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस के थ्रू, वन बाय वन। तो आज का हमारा लर्निंग मैप क्या है। ओके, सो वी विल कवर द 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशंस, फिर गवर्नमेंट उस मॉन्स्टर से कैसे लड़ती है जिसे डेफिसिट कहते हैं। द बिग बैड डेफिसिट। एग्जैक्टली। फिर द बिग डिफरेंस बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट, सुपर बॉडीज जैसे एफएसडीसी, कूल इंटरनेशनल टैक्स टर्म्स जैसे बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ओ बीईपीएस, ये तो इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा। फिर स्कीम्स जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और सबका फेवरेट जीएसटी। हाँ, जीएसटी। प्लस वी ऑल्सो कवर एक्सटर्नल डेट, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स और भी बहुत कुछ। हर क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है। चलो लेट्स बिगिन। ऑसम, लेट्स किक ऑफ विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये है यूपीएससी 2015 से। With reference to the 14th Finance Commission, which of the following statements are correct? 1. It has increased the share of states in the central divisible pool from 32% to 42%. 2. It has made recommendations concerning sector-specific grants. A only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. The broad micro theme here is Finance Commission. Okay, तो सबसे पहले ये Finance Commission है क्या? समझो ये फैमिली के एक वाइज एल्डर जैसा है। ओके। फैमिली में एक मेन अर्निंग मेंबर है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारे दूसरे मेंबर्स हैं यानी स्टेट गवर्नमेंट्स। तो फाइनेंस कमीशन का काम अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करना है कि फैमिली की टोटल इनकम मतलब टैक्स मनी सेंटर और स्टेट्स के बीच कैसे डिवाइड होगी। अच्छा, सो इट्स द ग्रैंड आर्बिट्रेटर ऑफ मनी। फेयर है। एग्जैक्टली। और 14th फाइनेंस कमीशन को डॉक्टर वाईवी रेड्डी हेड कर रहे थे। चलो अब आते हैं डीप ऑप्शन एनालिसिस पर। स्टेटमेंट 1 कहता है कि स्टेट्स का शेयर 32% से 42% कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा 10 परसेंटेज पॉइंट का जंप है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट वाज अ हिस्टोरिक लैंडमार्क डिसीजन। वाओ, 10% जंप इज ह्यूज। हाँ, और इस प्रोसेस को मतलब सेंटर से स्टेट्स को पैसा शेयर करने को वर्टिकल डिवोल्यूशन कहते हैं। वर्टिकल डिवोल्यूशन, गॉट इट। ऊपर से नीचे। अब स्टेटमेंट 2 के बारे में क्या। ये कहता है कि कमीशन ने सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स रेकमेंड किए, मतलब हेल्थ के लिए इतना पैसा, एजुकेशन के लिए इतना। गुड क्वेश्चन, और यहीं पर ट्रिक है। नहीं, 14 फाइनेंस कमीशन ने इसका उल्टा किया। उन्होंने टाइड यानी सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स देने की प्रैक्टिस को बंद कर दिया। ओह। उनकी फिलॉसफी सिंपल थी, स्टेट्स को एक बड़ा चंक दो यानी 42% और उन्हें फ्रीडम दो कि वो उसे कैसे खर्च करना चाहते हैं। वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में बिलीव करते थे। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ये ग्रांट्स 13 फाइनेंस कमीशन देती थी, 14th ने बंद कर दिए। तो अगर स्टेटमेंट 2 गलत है, हम एलिमिनेशन लॉजिक यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस बी और सी तो गए, अब बचे ए और डी। और क्योंकि हमें बताया कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो आंसर सीधा सीधा ए है। परफेक्ट। और थोड़ा पेरिफेरल नॉलेज, ये जो अनटाइड फंड्स की तरफ शिफ्ट हुआ, इससे स्टेट्स को ज्यादा ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। वो अपनी लोकल नीड्स को बेहतर प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। सही है। इसका एक मेमोरी हैक है, बस याद रखो 14th FC वाज 42 फ्रेंडली एंड फ्रीडम फ्रेंडली। 42% शेयर और सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट से फ्रीडम। 42 फ्रेंडली एंड फ्रीडम फ्रेंडली। कूल। सो अ मिनी रिकैप। इन शॉर्ट 14th FC ने शेयर बढ़ाकर 42% किया, पर उसके साथ कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं किए, यानी कोई सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स नहीं दिए। अब एक सेकंड सोचो, इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के लिए स्टेट्स को फाइनेंशियल फ्रीडम देना इतना जरूरी क्यों है? गुड पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी 2015 से है और एक ऐसे वर्ड के बारे में है जो हम हमेशा सुनते रहते हैं। There has been a persistent deficit budget year after year. Which of the following actions can be taken by the government to reduce the deficit? 1. Reducing revenue expenditure. 2. Introducing new welfare schemes. 3. Rationalizing subsidies. 4. Expanding industries. A 1 and 3 only, B 2 and 3 only, C 1 only, D 1 2 3 and 4. Right. Broad micro theme है deficit. पहले तो बजट डेफिसिट होता क्या है? एकदम सिंपल शब्दों में, जब आपका खर्चा आपकी इनकम से ज्यादा हो। मान लो तुम 50,000 महीने का कमाते हो पर तुम्हारे खर्चे 60,000 हैं। वो जो 10,000 का गैप है वो तुम्हारा डेफिसिट है। ओके, सिंपल। गवर्नमेंट के लिए भी लॉजिक सेम है, बस यहाँ ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की बात होती है। तो डेफिसिट कम करने के लिए या तो अपने खर्चे कम करो या अपनी इनकम बढ़ाओ। सिंपल। एग्जैक्टली। चलो करते हैं डीप ऑप्शन एनालिसिस। रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के डेली रिकरिंग खर्चे होते हैं, जैसे सैलरीज, पेंशन्स और लोन्स पर इंटरेस्ट पेमेंट्स।
अगर ये डे टू डे खर्चे कम होंगे तो डेफिसिट। ऑब्वियसली कम होगा। हाँ, तो स्टेटमेंट 1 एक करेक्ट एक्शन है। राइट। अब स्टेटमेंट 2, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स। यार, नई स्कीम्स का मतलब नया खर्चा, इससे तो डेफिसिट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये तो डेफिनेटली गलत है। करेक्ट। और इसके साथ हम यूज करेंगे एलिमिनेशन लॉजिक। अगर स्टेटमेंट 2 गलत है तो ऑप्शंस बी और डी रेस से इमीडिएट बाहर हो गए। अब हमें सिर्फ स्टेटमेंट 3 चेक करना है। ठीक है। स्टेटमेंट 3, रैशनलाइजिंग सब्सिडीज। सब्सिडीज जैसे एलपीजी, फूड और फर्टिलाइजर्स पर एक बहुत बड़ा खर्चा है। यहाँ रैशनलाइजिंग वर्ड की है, इसका मतलब सब्सिडीज खत्म करना नहीं है, राइट। बल्कि उन्हें स्मार्टर और ज्यादा टारगेटेड बनाना है ताकि लीकेज और वेस्ट कम हो, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के थ्रू। इससे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बिल्कुल कम होता है। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। तो 1 और 3 करेक्ट है, इसका मतलब आंसर ए ही है। लेकिन स्टेटमेंट 4 का क्या? एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रीज। लॉन्ग रन में उससे हेल्प नहीं होगी? ग्रेट पॉइंट फॉर पेरिफेरल नॉलेज। देखो, लॉन्ग रन में हाँ, ज्यादा इंडस्ट्रीज का मतलब ज्यादा ग्रोथ और ज्यादा टैक्स रेवेन्यू, लेकिन शॉर्ट टर्म में इंडस्ट्रीज एक्सपैंड करने के लिए गवर्नमेंट को मैसिव इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करना पड़ता है। ओ, ओके। तो एक्चुअली शुरू में इससे डेफिसिट बढ़ सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी डेफिसिट रिड्यूस करने के लिए क्या करना है। तो स्टेटमेंट 4 एक डायरेक्ट इमीडिएट मेजर नहीं है। गॉट इट। इसका मेमोरी हैक। डेफिसिट कम करने के लिए एक टाइट बजट वाली फैमिली की तरह सोचो। फालतू खर्चे कम करो और मेक श्योर कि हर खर्च किया हुआ रुपया वर्थ इट हो। सही है। एंड मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, डेफिसिट को डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करना और सब्सिडीज को रैशनलाइज करना, ये सबसे इफेक्टिव इमीडिएट स्टेप्स हैं। अब ये देखो, यूपीएससी को ये क्वेश्चन इतना पसंद आया कि उन्होंने अगले ही साल 2016 में ऑलमोस्ट एक आइडेंटिकल सवाल पूछ लिया। There has been a persistent deficit budget year after year. Which actions of the following can be taken by the government to reduce the deficit? 1. Reducing revenue expenditure. 2. Introducing new welfare schemes. 3. Rationalizing subsidies. 4. Reducing import duty. 1 only, 2 and 3 only. C 1 and 3 only. D 1, 2, 3 and 4. Broad micro theme. Deficit, the sequel. देखा, इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना एक सुपर पावर है। पहले 3 स्टेटमेंट्स तो एकदम सेम है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि 1 और 3 करेक्ट एक्शंस है और 2 इनकरेक्ट है। तो उससे ऑप्शंस बी और डी फिर से एलिमिनेट हो गए। अब नया प्लेयर है स्टेटमेंट 4, रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी। थोड़ा लॉजिक लगाओ। इंपोर्ट ड्यूटी होती क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी एक टैक्स है जो गवर्नमेंट इंडिया में इंपोर्ट होने वाले गुड्स पर कलेक्ट करती है। ये गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम यानी रेवेन्यू है। हाँ। तो अगर गवर्नमेंट इस ड्यूटी को कम कर देगी तो उसकी इनकम कम हो जाएगी। जब इनकम कम होती है तो डेफिसिट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसलिए स्टेटमेंट 4 एक इनकरेक्ट एक्शन है। गॉट इट। तो सिर्फ 1 और 3 ही करेक्ट है। आंसर सी है। इससे सच में पता चलता है कि यूपीएससी थीम्स रिपीट करता है। एब्सोल्युटली। द टेक अवे हियर इज कि सिर्फ आंसर नहीं जानना है, बल्कि हर ऑप्शन के सही या गलत होने के पीछे का लॉजिक समझना है। परफेक्ट। मेमोरी हैक। याद रखो, ड्यूटीज और टैक्सेस गवर्नमेंट की इनकम है। जब आप पहले से डेफिसिट में हो तब इनकम कम करना। अच्छा, ये वैसा ही है जैसे आप पर बड़ा लोन हो और आप पे कट ले लो। बिल्कुल बैड आइडिया। सही एग्जाम्पल है। और मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से गवर्नमेंट रेवेन्यू को अच्छा खासा नुकसान होता है और डेफिसिट और खराब होता है। इसलिए ये डेफिसिट रिडक्शन के लिए गलत मूव है। चलो अब गियर स्विच करते हैं एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर। ये 2016 से है। Which of the following items are included in the capital budget of the Government of India? 1. Expenditure on acquisition of assets like roads, buildings, machinery, etc. 2. Loans received from foreign governments. 3. Loans and advances granted to the states and union territories. 1 only, 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3. Broad micro theme. Capital budget. ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। गवर्नमेंट के बजट के 2 हिस्से होते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। राइट। रेवेन्यू बजट होता है डे टू डे शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस के लिए, जैसे डिनर के लिए सब्जी खरीदना, सैलरीज, पेंशन्स वगैरह। कैपिटल बजट होता है लॉन्ग टर्म फ्यूचर ओरिएंटेड ट्रांजैक्शंस के लिए, Right. जैसे घर खरीदना, या हाईवे बनाना। हाँ, या हाईवे बनाना, या लॉन्ग टर्म लोन लेना। इसमें ऐसी चीजें आती हैं जो फ्यूचर में एसेट्स या लायबिलिटी क्रिएट करती हैं। तो कैपिटल बजट बजट का वो हिस्सा है जो इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर के लिए है। इस लेंस से स्टेटमेंट्स को देखते हैं। परफेक्ट। चलो करते हैं डीप एनालिसिस। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी, ये सब लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जो देश को सालों तक बेनिफिट देंगे। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक क्लासिक एग्जांपल है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। मेक सेंस। अब स्टेटमेंट 2, लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स। यहाँ पैसा आ रहा है तो ये एक रिसिप्ट है, पर किस तरह का? जब गवर्नमेंट लोन लेती है तो वो एक लाइबिलिटी क्रिएट करती है, एक जिम्मेदारी जिसे फ्यूचर में वापस चुकाना है। कोई भी ट्रांजैक्शन या तो लाइबिलिटी क्रिएट करे या एसेट रिड्यूस करे, वो कैपिटल रिसीप्ट होता है। ओके। क्योंकि लोन एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है, ये कैपिटल बजट का पार्ट है। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। और स्टेटमेंट 3, लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट्स। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को पैसा दे रही है। हाँ, और जब सेंट्रल लोन देता है तो वो अपने लिए एक फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करता है, क्योंकि स्टेट इवेंचुअली उसे वापस पे करेगा, उम्मीद है इंटरेस्ट के साथ।
कोई भी एक्सपेंडिचर जो एसेट क्रिएट करे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। तो तीनों ही कैपिटल बजट का हिस्सा है। आंसर है डी। कूल ना? एग्जैक्टली। किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए बस ये सिंपल सा सवाल पूछो, क्या इससे गवर्नमेंट के लिए फ्यूचर में कोई एसेट या लायबिलिटी क्रिएट हो रही है? अगर जवाब हाँ है तो वो कैपिटल बजट में आएगा। गुड वन। और मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, एसेट्स बनाना, डेट लेना या लोन्स देना, ये सब गवर्नमेंट के फ्यूचर बैलेंस शीट पर असर डालते हैं और कैपिटल बजट का हिस्सा है। अगला सवाल 2016 से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में है। With reference to Financial Stability and Development Council, consider the following statements. 1. It is an organ of Niti Aayog. 2. It is headed by the Union Finance Minister. 3. It monitors macro-prudential supervision of the economy. A 1 and 2 only, B 3 only, C 2 and 3 only, D all 1, 2 and 3. Broad micro theme. FSDC. तो FSDC है क्या? इमेजिन करो कि इंडिया के सारे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, RBI फॉर बैंक्स, SEBI फॉर स्टॉक मार्केट्स, IRDA फॉर इंश्योरेंस, PFRDA फॉर पेंशंस, ये सब सुपर हीरोज हैं। ओके। FSDC उन अवेंजर्स का हेडक्वार्टर्स है जहां ये सारे सुपर हीरोज आकर फाइनेंशियल यूनिवर्स के बड़े खतरों पर डिस्कस करते हैं। ये एक सुपर रेगुलेटरी बॉडी है जिसे 2010 में रघुराम राजन कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। फाइनेंशियल अवेंजर्स, आई लव दैट। चलो स्टेटमेंट्स एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1, इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। ये एक क्लासिक UPSC ट्रैप है, दो पावरफुल बॉडीज को जोड़ने की कोशिश, लेकिन ये इनकरेक्ट है। FSDC एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। इसका नीति आयोग से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है। द मोमेंट स्टेटमेंट 1 गलत है, एलिमिनेशन लॉजिक। ऑप्शंस A और D तो गए, अब बचे हैं B और C। चलो स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं। इट इज हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये बिल्कुल करेक्ट है। फाइनेंस मिनिस्टर इस काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं। वो इस फाइनेंशियल अवेंजर्स टीम के निक फ्यूरी हैं जो सबको एक साथ लाते हैं। हाँ, नाइस। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। इसका मतलब आंसर C ही होना चाहिए। बस स्टेटमेंट 3 को कंफर्म कर लेते हैं। इट मॉनिटर्स मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी। ये थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा है। टेक्निकल साउंड करता है पर एनालॉजी से इजी हो जाएगा। मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन का मतलब है पूरे जंगल की हेल्थ को देखना, सिर्फ एक पेड़ को नहीं। FSDC का काम है उन रिस्क्स को देखना जो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को इफेक्ट कर सकते हैं, यानी सिस्टेमिक रिस्क्स, भले ही इंडिविजुअल बैंक से कंपनीज हेल्दी दिख रहे हों। तो स्टेटमेंट 3 FSDC का कोर फंक्शन है और बिल्कुल करेक्ट है। परफेक्ट। मेमोरी हैक याद रखो, FSDC is equal to FM is the head plus all regulators are members plus they look at macro big picture risks, और ये नीति आयोग से लिंक्ड नहीं है। गॉट इट। मिनी रिकैप, इन शॉर्ट FSDC जिसे फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी का गार्डियन है और नीति आयोग से इंडिपेंडेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2016 से। ये एक इंटरनेशनल टैक्स टर्म के बारे में है जो अक्सर न्यूज में रहता है। The term base erosion and profit shifting is sometimes seen in the news in the context of A. Mining operation by multinational companies in resource-rich but backward areas. B. Curbing of the tax evasion by multinational companies. C. Exploitation of genetic resources of a country by multinational companies. And D. Lack of consideration of environmental costs. ब्रॉड माइक्रो थीम, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग यानी BPS। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक सिंपल, क्लेवर और कंट्रोवर्शियल टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी है जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs यूज करती हैं। इसका नाम ही इसकी डेफिनेशन है। कैसे? बेस इरोजन। इसका मतलब है कि MNCs आर्टिफिशियल तरीके से अपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स को उन कंट्रीज में कम कर देती हैं जहां वो बहुत पैसा कमाती हैं, यानी हाई टैक्स कंट्रीज। वो अपना टैक्स बेस इरोड कर देती हैं, फिर वो इन प्रॉफिट्स को ऐसी कंट्रीज में शिफ्ट कर देती हैं जहां टैक्स बहुत कम या जीरो है, जिन्हें टैक्स हेवंस कहते हैं। कोई सिंपल सा एग्जांपल दे सकती हो? श्योर। इमेजिन करो एक जायंट कॉफी कंपनी इंडिया में 1000 करोड़ की कॉफी बेचती है, लेकिन वो अपनी ही एक छोटी सी सब्सिडरी को, जो बरमूडा जैसे जीरो टैक्स देश में है, एक बहुत बड़ी ब्रांड रॉयल्टी फी पे कर देती है। ओके। ऐसा करके वो इंडिया में सिर्फ 10 करोड़ का प्रॉफिट दिखाती है और उस छोटी सी अमाउंट पर टैक्स देती है। बाकी के 990 करोड़ प्रॉफिट को बरमूडा शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। यही है बीप्स। दैट्स अ क्लेवर ट्रिक। अब ऑप्शंस देखें तो ये बहुत क्लियर है। ऑप्शंस A, C और D माइनिंग, जेनेटिक रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट के बारे में है, बिल्कुल अनरिलेटेड। एग्जैक्टली। ऑप्शन B बेप्स के कॉन्टेक्स्ट को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है, कर्बिंग ऑफ द टैक्स एवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। ये एक ग्लोबल इशू है और OECD और G20 जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इसको रोकने के लिए रूल्स बना रही हैं। ठीक है। मेमोरी हैक, बस नाम को तोड़ो। बेस इरोजन, जहां कमाते हो वहां प्रॉफिट कम करना, और प्रॉफिट शिफ्टिंग, उसे टैक्स हेवन में मूव करना। ये एक MNCs का टैक्स मैजिक ट्रिक है। अंडरस्टूड। मिनी रिकैप, इन शॉर्ट बेप्स का सीधा सा मतलब है कि MNCs लीगल लूपहोल्स का फायदा उठाकर हाई टैक्स कंट्रीज से लो टैक्स कंट्रीज में प्रॉफिट शिफ्ट करती हैं ताकि उन्हें कम टैक्स देना पड़े। वेरी क्लियर। चलो 2016 से अगले सवाल पर चलते हैं, एक बहुत पॉपुलर गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जो हमारे देश के फेवरेट मेटल से रिलेटेड है।
What are the purposes of the government's sovereign gold bond scheme and gold monetization scheme? 1. To bring the idle gold lying with Indian households into the economy. 2. To promote FDI in the gold and jewelry sector. 3. To reduce India's dependence on gold imports. A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1 2 and 3. ब्रॉड मैक्रो थीम। सॉवरेन गोल्ड स्कीम देखो, इंडियन हाउसहोल्ड्स में एक बहुत बड़ा खजाना है फिजिकल गोल्ड का, 25,000 टन से भी ज्यादा, जो ज्यादातर लॉकर्स में आइडल यानी बेकार पड़ा है। वो तो है। गवर्नमेंट चाहती है कि ये गोल्ड प्रोडक्टिव बने, इकोनॉमी में यूज हो। इन्हीं दो स्कीम्स से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इसमें आप फिजिकल गोल्ड की जगह गवर्नमेंट से एक पेपर सर्टिफिकेट खरीदते हो। गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा और उसके ऊपर से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलेगा। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इसमें आप अपना फिजिकल गोल्ड बैंक में डिपॉजिट करते हो, जैसे एफडी में पैसा रखते हो और उस पर इंटरेस्ट कमाते हो। तो आइडिया ये है कि या तो लोगों को नया फिजिकल गोल्ड खरीदने से रोको या उनका एग्जिस्टिंग गोल्ड बैंकिंग सिस्टम में ले आओ। इस लॉजिक से स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। परफेक्ट। टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइंग विद इंडियन हाउसहोल्ड्स इनटू द इकोनॉमी, ये तो इन दोनों स्कीम्स का बिल्कुल कोर ऑब्जेक्टिव है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो प्रमोट एफडीआई इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये स्कीम्स डोमेस्टिक हाउसहोल्ड्स के लिए डिजाइन की गई हैं। इनका फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ओके, एलिमिनेशन लॉजिक टाइम। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है तो ऑप्शंस बी और डी आउट। आंसर या तो ए है या सी। चलो स्टेटमेंट 3 चेक करते हैं। टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स। ये बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक गोल है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है। हम अपनी अनमोल फॉरेन एक्सचेंज के बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस पर खर्च करते हैं। हाँ, ये तो है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर लोग इंपोर्टेड गोल्ड कॉइन्स की जगह गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे या बैंक्स मोनेटाइज किए हुए गोल्ड को यूज कर पाएंगे, तो हमें बाहर से गोल्ड इंपोर्ट करने की जरूरत कम हो जाएगी। इससे फॉरेन करेंसी बचती है। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट्स 1 और 3 करेक्ट है। आंसर है सी। यू गॉट इट। इन स्कीम्स को गवर्नमेंट के एक मैसेज की तरह सोचो। देश का सोना देश के काम लाओ, विदेशी मुद्रा बचाओ। सही है। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, गोल्ड स्कीम्स का फंडा है घर में पड़े सोने को इस्तेमाल करना ताकि देश का बड़ा सा गोल्ड इंपोर्ट बिल कम हो सके। अब आते हैं 2017 के एक बड़े सवाल पर, एक टॉपिक जिस पर सबका ओपिनियन होता है। What? Are the most likely the advantages of implementing goods and services tax (GST)? 1. It will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India. 2. It will drastically reduce the current account deficit of India. 3. It will enormously increase the growth and size of economy of India and will enable it to overtake China in the near future. A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D all of the above. Broad micro theme GST. GST इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। इसका आइडिया है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। इसने वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जैसे 17 से ज्यादा अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस के कॉम्प्लेक्स जाल को रिप्लेस करके एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स लाया। चलो स्टेटमेंट्स एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1 तो जीएसटी की डेफिनेशन ही लग रहा है। बिल्कुल। स्टेटमेंट 1, इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस एंड क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। यही जीएसटी का फंडामेंटल पर्पस है। पहले स्टेट्स के बीच गुड्स मूव करना एक नाइटमेयर था, अलग अलग टैक्स और चेक पॉइंट्स। जीएसटी ने इसे स्ट्रीमलाइन किया। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट्स 2 और 3 देखो। इनमें ड्रास्टिकली और इनॉर्मसली जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए गए हैं। ये यूपीएससी क्वेश्चंस में एक हिंट होता है ना। एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग। चलो चेक करते हैं। ड्रास्टिकली रिड्यूस दी करंट अकाउंट डेफिसिट, कैड। देखो जीएसटी से हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े कंपेटिटिव हो सकते हैं और इसका एक छोटा पॉजिटिव असर हो सकता है, लेकिन ये कहना कि ये कैड को ड्रास्टिकली कम कर देगा, ये एक बहुत बड़ा एग्जैजरेशन है। कैड पर ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल डिमांड जैसे कई बड़े फैक्टर्स का असर होता है। तो स्टेटमेंट 2 गलत। हाँ, इनकरेक्ट है। अब स्टेटमेंट 3, इट विल enormously increase growth and enable India to overtake China in the near future. ये तो एक इकोनॉमिक प्रोजेक्शन से ज्यादा एक फैंटेसी लग रहा है। चाइना की इकोनॉमी इंडिया से कई गुना बड़ी है। एक सिंगल टैक्स रिफॉर्म चाहे कितना भी अच्छा हो, ये चमत्कार रातों रात नहीं कर सकता। ये एक एक्सट्रीम और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट्स 2 और 3 वाइडली एग्जैजरेटेड हैं, तो हमारे पास सिर्फ स्टेटमेंट 1 बचता है। आंसर है ए। करेक्ट। यूपीएससी के लिए हमेशा एक्सट्रीम वर्ड से सावधान रहो। ड्रास्टिकली, इनॉर्मसली, ऑल, नन, ओनली, ये आमतौर पर इनकरेक्ट ऑप्शंस में यूज होते हैं। जीएसटी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, जिसे हम कल चाइना को हरा देंगे। सही बात है। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, जीएसटी का मेन और सबसे सर्टेन एडवांटेज है एक सिंगल मार्केट बनाना। बाकी क्लेम्स जैसे कि ये कैड ठीक कर देगा या हम चाइना से आगे निकल जाएंगे, अनरियलिस्टिक एग्जैजरेशंस हैं। चलो 2017 में ही रहते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ये इकोनॉमिक ट्रेंड्स पर आपकी ऑब्जर्वेशन टेस्ट करता है। Consider the following statements. 1. Tax revenue as a percent of GDP of India has steadily increased in the last decade. 2. Fiscal deficit as a percent of GDP of India has steadily increased in the last decade. Which of the statements given above are correct? A. 1 only,
B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. ब्रॉड माइक्रो थीम, ट्रेंड्स इन टैक्स रेवेन्यू एंड फिस्कल डेफिसिट। यहाँ कीवर्ड पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टेडली। इसका मतलब है एक कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड इंक्रीज, बिना किसी डिप के। और टाइम पीरियड है द लास्ट डेकेड, मतलब 10 साल तक लगातार ये नंबर सिर्फ ऊपर ही गए। एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के लिए तो ये अनलाइकली लगता है। तुम्हारा इंट्यूशन एकदम परफेक्ट है। एक इकोनॉमी एक जिंदा चीज की तरह होती है, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। एक डेकेड में इंडिया ने हाई ग्रोथ ईयर्स, स्लो डाउन्स, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसे पॉलिसी चेंजेस और एक ग्लोबल पैंडेमिक सब कुछ देखा है। राइट। स्टेटमेंट 1, टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी स्टेडली इंक्रीज नहीं हुआ है, ये फ्लक्चुएट हुआ है, कभी ऊपर कभी नीचे। फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी स्टेडीली इंक्रीज नहीं हुआ है। इनफैक्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी एफआरबीएम एक्ट के अंडर फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, हालांकि ये भी फ्लक्चुएट हुआ है। तो स्टेडीली वर्ड की वजह से दोनों स्टेटमेंट्स फैक्चुअली इनकरेक्ट है। आंसर है डी, नीदर 1 नॉर 2। तो पूरी ट्रिक उस एक वर्ड में थी। हाँ। याद रखो, इकोनॉमिक्स में एक स्टेडी ट्रेंड, वो भी एक डेकेड जैसे लंबे टाइम में, ऑलमोस्ट एक मिथ है। इकोनॉमिक ग्राफ्स एक स्मूथ रैंप से ज्यादा एक रोलर कोस्टर जैसे दिखते हैं। गुड वन। मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, टैक्स रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एक डेकेड में फ्लक्चुएट करते हैं, वो एक डायरेक्शन में स्टेडीली नहीं चलते। अब एक 2018 का क्वेश्चन, एक बहुत ही मॉडर्न टैक्स पर। With reference to India's decision to levy an equalization tax of 6% on online advertisement services offered by non-resident entities, which of the following statements are correct? 1. It is introduced as a part of the Income Tax Act. 2. Non-resident entities that offer advertisement services in India can claim a tax credit in their home country under the double taxation avoidance agreements. A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. Broad micro theme, equalization tax. इस टैक्स को पॉपुलरली गूगल टैक्स या फेसबुक टैक्स भी कहते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि ग्लोबल टेक जायंट्स इंडिया में ऑनलाइन एड्स से बहुत रेवेन्यू कमा रहे थे, पर यहाँ उनका कोई फिजिकल ऑफिस नहीं था, इसलिए वो इंडिया में टैक्स नहीं दे रहे थे। इक्वलाइजेशन लेवी इन रेवेन्यूज को टैक्स करने के लिए लाया गया था। ये तो फेयर लगता है, पर क्वेश्चन उसके लीगल डिटेल्स के बारे में है। स्टेटमेंट 1 चेक करते हैं। यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये इनकरेक्ट है। गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छा क्लेवर तरीके से इक्वलाइजेशन लेवी को इनकम टैक्स एक्ट का हिस्सा ना बनाकर फाइनेंस एक्ट में एक अलग चैप्टर के थ्रू इंट्रोड्यूस किया। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था। एक स्ट्रेटेजिक मूव क्यों? इसका जरूर स्टेटमेंट 2 को लेना देना होगा। एग्जैक्टली। स्टेटमेंट 2, ये कंपनीज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स डीटीए के अंडर टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकती हैं। डीटीए दो देशों के बीच एक ट्रीटी होती है जिससे एक कंपनी सेम इनकम पर 2 बार टैक्स ना दे। हाँ, लेकिन डीटीएज आमतौर पर सिर्फ उन्हीं टैक्सेस पर अप्लाई होते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर आते हैं। क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवी को इनकम टैक्स एक्ट के बाहर रखा गया, ये फॉरेन कंपनीज इसके लिए अपने देश में टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकती हैं। तो स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है। वाओ, दैट्स अ ब्रिलियंट लीगल मैन्यूवर। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। आंसर है डी। यस, इसको कहते हैं फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक। इक्वलाइजेशन लेवी को एक स्पेशल टैक्स की तरह सोचो, जिसे इनकम टैक्स एक्ट के एक सेपरेट बॉक्स में रखा गया है ताकि डीटीएज उस पर काम ना करें। दैट्स अ ग्रेट वे टू रिमेंबर इट। मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, इक्वलाइजेशन लेवी इनकम टैक्स एक्ट से बाहर एक अलग टैक्स है जिसका क्लेवर डिजाइन फॉरेन कंपनीज को डीटीएस के अंडर टैक्स क्रेडिट लेने से रोकता है। चलो 2018 से एक और गहरा सवाल उठाते हैं, इस बार एफआरबीएम एक्ट पर। Consider the following statements. 1. The Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Review Committee report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general combined government by 2023, comprising 40% for the central government and 20% for the state governments. 2. The central government has domestic liabilities of 21% of GDP as compared to that of 49% of GDP of the state governments. 3. As per the Constitution of India, it is mandatory for a state to take the central government's consent for raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the latter. A, 1 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3 only, D, 1, 2 and 3. Broad theme, Fiscal Responsibility and Budget Management, FRBM. FRBM एक्ट बेसिकली एक कानून है जो गवर्नमेंट के लिए अपने फाइनेंसेस को जिम्मेदारी से मैनेज करने के टारगेट सेट करता है, मेनली अपने डेफिसिट और डेट को कंट्रोल करके। ये क्वेश्चन इस एक्ट के एनके सिंह कमेटी रिव्यू के बारे में है। 60% का डेट टू जीडीपी रेशियो रेकमेंड करता है, जिसमें 40% सेंटर का और 20% स्टेट्स का। ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल करेक्ट है। ये एनके सिंह कमेटी की हेडलाइन रिकमेंडेशंस थी। ये सेंटर और स्टेट्स की लाइबिलिटीज को कंपेयर करता है। ये क्लेम करता है कि सेंटर की लाइबिलिटीज 21% ऑफ जीडीपी हैं, जबकि स्टेट्स की 49% है। क्या ये सही लग रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी है। नहीं, ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। सेंटर की लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट ने फैक्ट्स को उल्टा कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज सभी स्टेट्स की कंबाइंड लाइबिलिटी से कहीं ज्यादा हैं। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है।
इसके साथ ही हम ऑप्शंस बी और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट। अब स्टेटमेंट 3 ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के बारे में है। ये कहता है कि अगर एक स्टेट पर सेंटर का कोई पुराना उधार है तो उसे नया लोन लेने के लिए सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 293(3) से आया है। ये डायरेक्ट प्रोविजन है। ये सेंटर के लिए एक तरीका है स्टेट्स में फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंश्योर करने का। तो स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। तो स्टेटमेंट्स 1 और 3 करेक्ट है। आंसर है सी। करेक्ट। FRBM डेट टारगेट्स के लिए 60-40-20 रूल याद रखो। टोटल 60, सेंटर 40, स्टेट्स 20। और याद रखो कि बिग ब्रदर सेंटर की लायबिलिटीज बड़ी हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए स्टेट बोरोइंग पर नजर रखता है। गॉट इट। मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, एनके सिंह कमेटी का 60% डेट टारगेट सही है, सेंटर का डेट स्टेट से बड़ा है और कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर को स्टेट बोरोइंग पर कंट्रोल देता है। अगला सवाल 2018 से जीएसटी एग्जेम्पशंस पर। बहुत ट्रिकी है, डिटेल्स के लिए तैयार हो जाओ। Consider the following items. 1. Cereals, grains hulled. 2. Chicken, eggs cooked. 3. Fish processed and canned. 4. Newspapers containing advertising material. Which of the above items are exempted under GST? A. 1 only. B. 2 and 3 only. C. 1, 2 and 4 only. D. 1, 2, 3 and 4. ब्रॉड माइक्रो थीम, जीएसटी एग्जेम्पशंस। ये थोड़ा टफ है। जीएसटी एग्जेम्पशंस का जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि बेसिक, अनप्रोसेस्ड और जरूरी फूड आइटम्स आमतौर पर एग्जेम्प्ट होते हैं। जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग होगी उतना ज्यादा टैक्स लगने का चांस है। Okay. Raw versus processed का रूल। चलो अप्लाई करते हैं। आइटम 1, सीरियल ग्रेन्स हल्ड। हॉलिंग एक बहुत बेसिक प्रोसेस है। ये अभी भी एक बेसिक फूड आइटम माना जाता है, तो ये एग्जेम्प्ट है। Chicken, eggs cooked? एग्स एक बेसिक फूड है, सिर्फ उबालने या पकाने से वो कोई लग्जरी प्रोडक्ट नहीं बन जाते। ये भी एग्जेम्प्ट है। फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड, ये कीवर्ड्स हैं। प्रोसेस्ड एंड कैंड, ये अब रॉ फूड आइटम नहीं रहा, ये एक पैकेज्ड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है। इस पर डेफिनेटली जीएसटी लगता है। तो आइटम 3 एग्जेम्प्ट नहीं है। ओके, अगर 3 एग्जेम्प्ट नहीं है तो हम ऑप्शंस बी और डी को एलिमिनेट कर देते हैं। अब ए और सी के बीच में है। सब कुछ न्यूज़पेपर्स पर डिपेंड करता है। आइटम 4, न्यूज़पेपर्स कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल। ये सबसे ट्रिकी पार्ट है। देखो, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज पर तो जीएसटी लगता है, लेकिन न्यूज़पेपर को एज अ प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट रखा गया है। ऐसा फ्रीडम ऑफ प्रेस को सपोर्ट करने और इन्फॉर्मेशन को एक्सेसिबल रखने के लिए किया गया है। तो आइटम 4 भी एग्जेम्प्ट माना जाता है। इसलिए आइटम्स 1, 2 और 4 एग्जेम्प्ट हैं। ऑफिशियल यूपीएससी की के हिसाब से आंसर सी था। ये तो बहुत अच्छी फाइन डिस्टिंक्शन है याद रखने के लिए। है तो सोचो, रॉ फ्री फ्रॉम जीएसटी, प्रोसेस्ड पैकेज्ड पे जीएसटी, ओके, और न्यूज़पेपर्स स्पेशल केस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए फ्री। नाइस। मिनी रेकैप, इन शॉर्ट, हल्ड ग्रेन्स और कुक्ड एग्स जैसे बेसिक फूड्स जीएसटी एग्जेम्प्ट है, जबकि कैंड फिश जैसे प्रोसेस्ड आइटम्स नहीं। न्यूज़पेपर्स एक स्पेशल एग्जेम्प्ट कैटेगरी हैं। अब 2019 पर चलते हैं। इंडिया के एक्सटर्नल डेट पर एक सवाल। Consider the following statements. Okay. 1. Most of India's external debt is owed by governmental entities. 2. All of India's external debt is denominated in US dollars. Which of the statements given above are correct? A. 1 only. B. 2 only. C. Both 1 and 2. D. Neither 1 nor 2. ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियाज एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट वो टोटल पैसा है जो एक देश के रेजिडेंट्स, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों शामिल हैं, बाकी दुनिया को ओ करते हैं। Okay, चलो स्टेटमेंट 1 टेस्ट करते हैं। क्या ये ज्यादातर गवर्नमेंट डेट है? ये एक कॉमन मिथ है। इंडिया के एक्सटर्नल डेट का सबसे बड़ा कंपोनेंट गवर्नमेंट बोरोइंग्स नहीं, बल्कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स यानी ईसीबीज हैं। ये वो लोन्स हैं जो प्राइवेट इंडियन कंपनीज फॉरेन मार्केट से लेती हैं। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। I say. अब स्टेटमेंट 2, इसमें वो एक्सट्रीम वर्ड ऑल यूज किया गया है। कहता है ऑल ऑफ द डेट यूएस डॉलर्स में है। और वही इसका डेट गिव अवे है। कोई भी बड़ी डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी अपना सारा एक्सटर्नल डेट एक सिंगल करेंसी में नहीं रखेगी, वो बहुत रिस्की होगा। हाँ, यूएस डॉलर सबसे बड़ा कंपोनेंट है, लेकिन इंडिया का एक्सटर्नल डेट इंडियन रुपीज, मसाला बॉन्ड्स के थ्रू, जापानीज येन, यूरोज और एसडीआर्स में भी है। ऑल वर्ड इस स्टेटमेंट को डेफिनेटली इनकरेक्ट बना देता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है। आंसर है डी, नीदर 1 nor 2। करेक्ट। याद रखो, इंडिया का एक्सटर्नल डेट ज्यादातर प्राइवेट है, पब्लिक नहीं। और इसकी करेंसी बास्केट एक मिक्स है, सिर्फ डॉलर नहीं, प्राइवेट एंड मिक्स। इजी टू रिमेंबर। मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, इंडिया का एक्सटर्नल डेट प्राइवेट कमर्शियल बोरोइंग से डोमिनेटेड है और कई करेंसीज में है, सिर्फ यूएस डॉलर में नहीं। चलो अब 2020 के क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है। In the context of the Indian economy, non-financial debt includes which of the following? 1. Housing loans owed by households. 2. Amounts outstanding on credit cards. 3. Treasury bills. Select the correct answer using the code given below. A. 1 only. B. 1 and 2 only. C. 3 only. D. 1, 2 and 3. ब्रॉड माइक्रो थीम, नॉन फाइनेंशियल डेट। नॉन फाइनेंशियल डेट नाम थोड़ा अजीब है। इसका सिंपल सा मतलब है वो डेट जो नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज पर है। तो ये नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज कौन है? वो हैं 1. हाउस होल्ड्स, आप और मैं। 2. नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस जैसे एक कार कंपनी, और 3. गवर्नमेंट।
फाइनेंशियल एंटिटीज, बैंक्स, एनबीएफसीज एक्सेट्रा होते हैं। ओके, तो ये आम लोगों, आम कंपनीज और गवर्नमेंट का डेट है। इस डेफिनेशन से आइटम्स चेक करते हैं। एग्जैक्टली। 1 हाउसिंग लोन्स ओड बाय हाउसहोल्ड्स। हाउसहोल्ड्स नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज हैं तो ये इंक्लूडेड है। करेक्ट। 2 अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स। ये भी हाउसहोल्ड्स का ही डेट है तो ये भी इंक्लूडेड है। करेक्ट। 3 ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शॉर्ट पीरियड्स के लिए पैसा बोरो करने के लिए। गवर्नमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में एक नॉन फाइनेंशियल एंटिटी है तो ये भी इंक्लूडेड है। करेक्ट। तो तीनों ही नॉन फाइनेंशियल डेट के एग्जांपल्स हैं। आंसर है डी 1, 2 एंड 3। परफेक्ट। बस याद रखो, नॉन फाइनेंशियल डेट इज इक्वल टू डेट ऑफ हाउसहोल्ड्स प्लस कंपनीज प्लस गवर्नमेंट। HCG ये रियल इकोनॉमी का डेट है, फाइनेंशियल सेक्टर का अपना डेट नहीं। HCG, गॉट इट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, नॉन फाइनेंशियल डेट में हाउसहोल्ड्स, नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस और गवर्नमेंट की सारी बोरोइंग्स आती हैं, इसलिए तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। अगला सवाल 2021 से इन्फ्लेशन पर एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल। Which one of the following is likely to be the most inflationary in its effects? A. Repayment of public debt. B. Borrowing from the public to finance a budget deficit. C. Borrowing from the banks to finance a budget deficit. D. Creation of new money to finance a budget deficit. ब्रॉड माइक्रो थीम। इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट के पास डेफिसिट है, एक फंडिंग गैप, वो इस गैप को कई तरीकों से भर सकती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन यानी महंगाई पैदा करेगा। चलो ऑप्शंस एनालाइज करते हैं। ए. रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। गवर्नमेंट अपना लोन पब्लिक को वापस चुका रही है, इससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, ये इन्फ्लेशनरी हो सकता है। बी. बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक। गवर्नमेंट पब्लिक से बॉन्ड्स बेचकर पैसा ले रही है, ये तो एक्चुअली मार्केट से पैसा खींच रहा है, तो ये डिसइन्फ्लेशनरी है। सी. बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स। इससे बैंक्स के पास लेंड करने के लिए पैसा कम हो जाता है, तो ये भी हाईली इन्फ्लेशनरी नहीं है। अब आखिरी ऑप्शन देखो, डी क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। इसे मोनेटाइजिंग द डेफिसिट भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आरबीआई फ्रेश नए करेंसी नोट्स प्रिंट करके गवर्नमेंट को दे देती है। ये आग में सीधा फ्यूल डालने जैसा है। आप इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा रहे हो बिना गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज किए। More money chasing the same amount of goods, ये तो हाई इन्फ्लेशन की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है। एग्जैक्टली ये इन्फ्लेशन पैदा करने का सबसे डायरेक्ट और पोटेंट तरीका है। इसे लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है, एक बहुत ही रिस्की मूव। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये मोस्ट इन्फ्लेशनरी है। क्लियर। मेमोरी हैक, इसे ऐसे सोचो, उधार लेना एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में पानी डालने जैसा है। नया पैसा प्रिंट करना एक बड़ा सा नल खोलकर पूरे सिस्टम को नए पानी से भरने जैसा है। ग्रेट एनालॉजी। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, नया पैसा प्रिंट करना, डेफिसिट को मोनेटाइज करना, डेफिसिट फाइनेंस करने का सबसे इन्फ्लेशनरी तरीका है, क्योंकि ये सीधे इकोनॉमी की मनी सप्लाई को बढ़ा देता है। अब 2022 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारी सेविंग्स को गवर्नमेंट बोरोइंग से लिंक करता है। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. A share of the household financial savings goes towards government borrowings. 2. Dated securities issued at market-related rates and auctions form a large component of internal debt. Which of the above statements is are correct? A. 1 only. B. 2 only. C. Both 1 and 2. D. Neither 1 nor 2. ब्रॉड माइक्रो थीम, डेट्स एंड सेविंग्स। ये क्वेश्चन हमारे पर्सनल फाइनेंसेस को देश के फाइनेंसेस से जोड़ता है। स्टेटमेंट 1 कहता है, हाउस होल्ड सेविंग्स का एक हिस्सा गवर्नमेंट बोरोइंग्स को फंड करता है। चलो अपने पैसे की जर्नी ट्रेस करते हैं। आप पैसा सेव करके बैंक एफडी में या इंश्योरेंस पॉलिसी में या म्यूचुअल फंड्स में डालते हो। हाँ, ये इंस्टीट्यूशंस आपके पैसे का क्या करते हैं? वो इसका एक बड़ा हिस्सा सेफ रिलायबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी GSECs में इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट डोमेस्टिक मार्केट से बोरो करती है, तो हाँ, हमारी सेविंग्स इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को फाइनेंस करती हैं। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ये तो बहुत डायरेक्ट लिंक है। और स्टेटमेंट 2 का क्या? ये डेटेड सिक्योरिटीज क्या हैं? डेटेड सिक्योरिटीज बस लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स GSECs का ऑफिशियल नाम है, जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा होती है। इंटरनल डेट वो पैसा है जो गवर्नमेंट देश के अंदर से बोरो करती है। स्टेटमेंट कहता है कि ये डेटेड सिक्योरिटीज इस इंटरनल डेट का लार्ज कंपोनेंट है, और ये बिल्कुल सही है। इनफैक्ट ये सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट है, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आंसर है सी। यस। अपनी सेविंग्स को छोटी छोटी नदियों की तरह सोचो। ये नदियां बड़ी नदियों, बैंक्स, फंड्स में मिलती हैं, और ये बड़ी नदियां फिर गवर्नमेंट के बड़े से बोरोइंग के रिजर्वॉयर को भरती हैं, ज्यादातर डेटेड सिक्योरिटीज नाम के एक बड़े पाइप के थ्रू। नाइस विजुअलाइजेशन। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, हमारी हाउस होल्ड सेविंग्स गवर्नमेंट बोरोइंग का प्राइमरी सोर्स है, और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स उस बोरोइंग का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। 2022 से एक और सवाल, इस बार एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। With reference to the expenditure made by an organization or a company, which of the following statements are correct? 1. Acquiring new technology is capital expenditure. 2. Debt financing is considered capital expenditure, while equity financing is considered revenue expenditure. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. Broad micro theme. Capital expenditure. हम कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू कॉन्सेप्ट पे वापस आ गए हैं, लेकिन अब एक प्राइवेट कंपनी के लिए। लॉजिक सेम है। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने के लिए होता है।
Acquiring new technology is capital expenditure. एक कंपनी नया सॉफ्टवेयर या मशीनरी खरीदती है, क्या ये एक लॉन्ग टर्म एसेट है? हाँ, इससे कई सालों तक फायदा होगा, तो ये एक क्लासिक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ओके, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर स्टेटमेंट 2 तो चीजों को मिक्स कर रहा है। ये फाइनेंसिंग की बात कर रहा है। हाँ, वही तो स्टेटमेंट 2 कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है। डेट फाइनेंसिंग, लोन लेना, और इक्विटी फाइनेंसिंग, शेयर्स बेचना, ये कंपनी के लिए पैसा रेज करने के तरीके हैं। ये सोर्सेज ऑफ कैपिटल है या कैपिटल रिसीट्स। ये एक्सपेंडिचर नहीं है। राइट। एक्सपेंडिचर पैसा खर्च करना है, फाइनेंसिंग पैसा लेना है। स्टेटमेंट इन फाइनेंसिंग मेथड्स को गलती से एक्सपेंडिचर के टाइप्स बता रहा है, तो स्टेटमेंट 2 फंडामेंटली गलत है। आई सी द ट्रैप। फाइनेंसिंग पैसा आने की बात है, एक्सपेंडिचर पैसा जाने की। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। आंसर है ए 1 ओनली। You've nailed it. याद रखो, फाइनेंसिंग इक्वल्स फंडिंग, पैसा मिलना, एक्सपेंडिचर इक्वल्स स्पेंडिंग, पैसा यूज करना। इन्हें मिक्स मत करना। Crystal clear. मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, टेक्नोलॉजी जैसा लॉन्ग टर्म एसेट खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसके लिए पैसा रेज करने के तरीके डेट इक्विटी फाइनेंसिंग है, एक्सपेंडिचर नहीं। अब 2022 से एक क्वेश्चन जो एक बहुत फेमस टैक्स डिस्प्यूट से रिलेटेड है। Which one of the following situations best reflects indirect transfers often talked about in media recently with reference to India? A. An Indian company investing in a foreign enterprise. B. A foreign company investing in India. C. An Indian company purchases tangible assets in a foreign country. D. A foreign company transfers shares and such shares derive their substantial value from assets located in India. ब्रॉड माइक्रो थीम, इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स। ये कॉन्सेप्ट मल्टी बिलियन डॉलर वोडाफोन टैक्स केस की वजह से फेमस हुआ था। आइडिया थोड़ा नेस्टिंग डॉल जैसा है। इमेजिन करो एक फॉरेन कंपनी केमन आइलैंड्स में है, उसे पेरेंट को कहते हैं। ये पेरेंट को एक इंडियन कंपनी इंडियन को ओन करती है, जिसके सारे वैल्यूएबल एसेट्स और फैक्ट्रीज इंडिया में है। ठीक है। अब एक और फॉरेन कंपनी बायर को इस इंडियन बिजनेस को खरीदना चाहती है, तो वो इंडियन को सीधे इंडिया में खरीदने के बजाय जिस पर इंडियन टैक्स लगता, वो पेरेंट को केमन आइलैंड्स में ही खरीद लेती है। तो इंडियन एसेट्स की ओनरशिप बदल गई, पर डील पूरी तरह इंडिया के बाहर हुई। एग्जैक्टली यही इंडियन एसेट्स का इनडायरेक्ट ट्रांसफर है। एक फॉरेन कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हुए, पर उनकी असली वैल्यू इंडिया में मौजूद एसेट्स से आ रही थी। अब ऑप्शंस देखो। ऑप्शन डी इस सिचुएशन को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर्स शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। इससे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। बाकी ऑप्शंस तो सिंपल इन्वेस्टमेंट फ्लोज हैं। करेक्ट। इनडायरेक्ट ट्रांसफर को ऐसे सोचो जैसे टीवी इंडियन एसेट्स को कंट्रोल करने के लिए सीधे टीवी खरीदने के बजाय आप उसका रिमोट कंट्रोल फॉरेन पेरेंट कंपनी खरीद रहे हो। हाँ, दैट्स परफेक्ट। मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, इनडायरेक्ट ट्रांसफर तब होता है जब इंडियन एसेट्स की ओनरशिप एक ऑफशोर ट्रांजैक्शन के थ्रू ट्रांसफर होती है, जिसमें ऐसी फॉरेन कंपनी शामिल होती हैं जिनके शेयर्स की वैल्यू उन इंडियन एसेट से आती है। हम ऑलमोस्ट फिनिश लाइन पर हैं। चलो 2023 का एक क्वेश्चन लेते हैं वापस हमारे दोस्त फाइनेंस कमीशन पर। Consider the following. 1. Demographic performance. 2. Forest and ecology. 3. Governance reforms. 4. Stable government. 5. Tax and fiscal efforts. For the horizontal tax devolution, the 15th Finance Commission used how many of the above as criteria other than population, area, and income distance? A. Only 2. B. Only 3. C. Only 4. D. All 5. ब्रॉड माइक्रो थीम, 15th फाइनेंस कमीशन, ये हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के बारे में है। मतलब जब एक बार स्टेट्स के लिए टोटल पैसा डिसाइड हो गया, 15th एफसी ने 41% रेकमेंड किया, तो उसे अलग अलग स्टेट्स के बीच कैसे बांटा जाएगा। ट्रेडिशनल क्राइटेरिया थे पॉपुलेशन, एरिया और इनकम डिस्टेंस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस लिस्ट में से कौन से नए परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया ऐड किए गए। तो हमें नए पैरामीटर्स पहचानने हैं। हाँ, चलो लिस्ट चेक करते हैं। 1. डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। यस, इसे 12.5% वेटेज के साथ ऐड किया गया था उन स्टेट्स को रिवॉर्ड करने के लिए जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को मैनेज करने में अच्छा काम किया है। 2. फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। यस, इसे 10% वेटेज के साथ ऐड किया गया था उन स्टेट्स को रिवॉर्ड करने के लिए जिनका फॉरेस्ट कवर बड़ा है। 3. गवर्नेंस रिफॉर्म्स। नो, इस पर चर्चा हुई थी, पर इसे फाइनल फॉर्मूला में एक क्वांटिफाइबल क्राइटेरियन के तौर पर यूज नहीं किया गया। 4. स्टेबल गवर्नमेंट। नो, ये एक पॉलिटिकल फैक्टर है, टैक्स डेवोल्यूशन के लिए इकोनॉमिक फैक्टर नहीं। 5. टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। यस, इसे 2.5% वेटेज के साथ इंक्लूड किया गया था उन स्टेट्स को रिवॉर्ड करने के लिए जो अपने टैक्सेस एफिशिएंटली कलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी और टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स हैं। मतलब 3 क्राइटेरिया। आंसर है बी, ओनली 3। यू आर एब्सोल्युटली राइट। 15th एफसी के नए परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को DFT एक्रोनिम से याद रखो। डेमोग्राफी, फॉरेस्ट, टैक्स एफर्ट्स। DFT। इजी। मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, 15th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स के बीच टैक्स बांटने के लिए 3 नए परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जोड़े। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट कवर और टैक्स एफर्ट्स। और आज के हमारे आखिरी सवाल के लिए, ये भी 2023 से है, एक मॉडर्न इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पर।
Consider the investments in the following assets. 1. Brand recognition. 2. Inventory. 3. Intellectual property. 4. Mailing list of clients. How many of the above are considered intangible investments? A. Only 1. B. Only 2. C. Only 3. D. All 4. ब्रॉड माइक्रो थीम इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स। कीवर्ड है इंटैंजिबल। इसका मतलब है एक ऐसा एसेट जिसे आप फिजिकली टच नहीं कर सकते पर उसकी वैल्यू है। टैंजिबल इसका उल्टा है, जैसे एक बिल्डिंग या कार। Okay. Can't touch this. चलो ये टेस्ट अप्लाई करते हैं। लेट्स डू इट। 1. ब्रांड रिकग्निशन। क्या आप एप्पल या कोको कोला जैसे ब्रांड की रेपुटेशन को टच कर सकते हो? नहीं, पर इसकी वैल्यू बिलियंस में है, तो ये इंटैंजिबल है। ये एक कंपनी के पास गुड्स का स्टॉक है। आप एक शोरूम में कार्स या वेयरहाउस में कपड़े डेफिनेटली देख और टच कर सकते हो, तो ये टैंजिबल है। 3. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसमें पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स आते हैं। ये लीगल राइट्स और आइडियाज हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं, तो ये इंटैंजिबल है। 4. मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। एक कस्टमर डेटाबेस बहुत वैल्यूएबल होता है, पर यह फंडामेंटली इंफॉर्मेशन है। एक ऐसा एसेट जिसे आप टच नहीं कर सकते, तो ये इंटैंजिबल है। तो हमारे पास ब्रांड रिकग्निशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और मेलिंग लिस्ट इंटैंजिबल है, मतलब 3 आइटम्स। इन्वेंट्री अकेला टैंजिबल है, तो करेक्ट आंसर है सी, ओनली 3। परफेक्ट। इंटैंजिबल के लिए पूछो, क्या मैं इसे अपने पैर पर गिरा सकता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो वो शायद इंटैंजिबल है। आप एक पेटेंट अपने पैर पर नहीं गिरा सकते। हाँ, दैट्स अ गुड वन। वाओ, क्या मैराथन था। फाइनेंस कमीशन के पैसा बांटने से लेकर गवर्नमेंट के डेफिसिट कंट्रोल करने तक, जीएसटी का रेवोल्यूशन से लेकर इंटैंजिबल एसेट्स की इनविजिबल वैल्यू तक, हमने एक डेकेड के इकोनॉमिक क्वेश्चंस कवर कर लिए। हाँ, कर ली है। और अगर हम जूम आउट करके डॉट्स कनेक्ट करें तो हमने एक क्लियर स्टोरी देखी है। हमने फेडरल फाइनेंस का एवोल्यूशन देखा, जिसमें फाइनेंस कमीशन स्टेट्स को ज़्यादा पावर दे रही हैं। हमने हर गवर्नमेंट का डेफिसिट मैनेजमेंट के साथ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल देखा। हमने कैपिटल और रेवेन्यू बजट्स के साथ गवर्नमेंट अकाउंट्स की नींव को समझा। और हमने देखा कि इंडिया इक्वलाइजेशन लेवी जैसी चीज़ों से अपनी टैक्सेशन को नई डिजिटल दुनिया के हिसाब से कैसे अडाप्ट कर रहा है और बीप्स मेजर्स के थ्रू ग्लोबल टैक्स अवॉइडेंस से लड़ रहा है। दैट्स अ ब्रिलियंट समरी। ये 20 अलग-अलग क्वेश्चन से ज्यादा इंडिया की इकोनॉमी की एक बड़ी स्टोरी जैसा लग रहा है। तो इस सब का हमारे लिसनर्स के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनके पास अब न सिर्फ इन क्वेश्चंस को, बल्कि इन कोर इकोनॉमिक थीम्स पर आने वाले किसी भी फ्यूचर क्वेश्चन को समझने के लिए एक सॉलिड फ्रेमवर्क है। एग्जैक्टली। और यहाँ तुम्हारे सोचने के लिए एक फाइनल चैलेंज है। हमने देखा कि 15th फाइनेंस कमीशन ने फंड्स बांटने के लिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और फॉरेस्ट कवर जैसे परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस किए। ये सिर्फ जरूरत बेस्ड क्राइटेरिया से हटकर अच्छी परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करने की तरफ एक शिफ्ट है। क्या आपको लगता है कि ये फेडरलिज्म का फ्यूचर है? क्या गवर्नमेंट को पैसे को एक टूल की तरह ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए ताकि स्टेट्स को क्लाइमेट एक्शन और पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे की नेशनल गोल्स पर बेहतर परफॉर्म करने के लिए एनकरेज किया जा सके? ऐसे सिस्टम के प्रोज और कॉन्स क्या हैं? ये सोचने के लिए एक गहरा सवाल है। क्या ये एक गरीब स्टेट के लिए फेयर है जिसके पास अच्छा परफॉर्म करने के लिए शायद रिसोर्सेज ही ना हो? इस पर सोचना और अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताना। इस बहुत ही डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग। अगली बार मिलते हैं।